ये क्लासरूम है कि फिश मार्केट? प्लीज अभी के अभी पॉज करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये फ्रेज आपने कभी अपने किसी टीचर से सुना है कि नहीं। मैंने तो डेफिनेटली सुना है। अगर आप ढूंढेंगे, आई एम प्रिटी श्योर आपको बहुत सारे ऐसे मीम्स भी मिल जाएंगे जहां पे क्लासरूम और फिश मार्केट को कंपेयर किया गया है। लेकिन मुझे क्लोज टू 8 years हो गए हैं मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हुए, और मैंने एक बार भी ये फ्रेज अपनी क्लासरूम में यूज नहीं किया है। मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने जिन टीचर से सीखा है उन्होंने ऐसे फ्रेज अपनी क्लासरूम में नहीं यूज किए हैं। आज भी ऐसे कई टीचर्स हैं जिनको लगता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस बहुत जरूरी है एक अच्छी क्लास के लिए, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमें दूर करनी चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस इज नॉट इक्वल टू 100% एंगेजमेंट। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगर अपनी क्लासरूम में बात कर रही हूं तो मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरी बात पे ध्यान दे रहे हों और कुछ सीख रहे हों। इसी तरह एक क्लासरूम जहां पे शोर हो रहा हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि उस क्लासरूम में कोई सीख नहीं सकता। एक टीचर को आज के जमाने में क्लासरूम का सेंटर ऑफ अटेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटर ऑफ अटेंशन एक्चुअली बच्चों को होना चाहिए। एक क्लासरूम जहां पे बच्चे बात कर रहे हो, डिस्कशंस लीड कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, टीम में काम कर रहे हो, ऐसी क्लासरूम्स की ज्यादा जरूरत है आज के जमाने में। और हम ऐसी क्लासरूम्स कैसे बना पाएंगे? सिर्फ तभी जब हम अपने मेंटल मॉडल्स चेंज कर पाए, हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें। जिस दिन हमें खुद यकीन हो जाएगा कि छोटे से छोटा बच्चा भी इंडिपेंडेंट टास्क करने के काबिल है और हम किसी भी क्लासरूम में ग्रुप वर्क करा सकते हैं, उस दिन आई एम प्रिटी श्योर आप खुद ही ऐसे स्ट्रैटेजीज लेकर आते रहेंगे अपनी क्लासरूम में, जिसकी वजह से ग्रुप वर्क एनहांस हो सके और ग्रुप वर्क से बच्चे बहुत सीख सके। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं अपनी क्लासरूम में ग्रुप वर्क कराती हूँ और कैसे मैं शोर के साथ कंफर्टेबल होती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम एमिलिटी इब्राहिम है। मैं एक मिडिल स्कूल टीचर हूं। मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंशियल लर्निंग पेडागोजी में एक्सपीरियंस है और आप देख रहे हैं लर्न विद एमिलिटी। शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो टिप्स मैंने बताए हैं वो एक ही बार यूज करके आपको शायद लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ना दिखें। तो आप ये सारे टिप्स अगर रेगुलरली यूज करके अपनी आदत में बना लें तो आपकी क्लासरूम्स डेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्लासरूम नॉर्म सेट करना बहुत जरूरी है। आप अपनी क्लासरूम्स में किस तरीके का डिसिप्लिन चाहते हैं, आप ही ना सेट करें, प्लीज अपने स्टूडेंट से सेट कराइए। द मोमेंट आप अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द क्लासरूम बिहेवियर बढ़ जाती है। चांसेस बड़े हाई होते हैं कि खुद के बनाए हुए नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। नंबर 2, एज अ पार्ट ऑफ नॉर्म सेटिंग मैं अपनी क्लासरूम में वॉइस लेवल्स भी सिखाती हूँ। वॉइस लेवल 0 का मतलब है साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस, नो स्पीकिंग। वॉइस लेवल 1 मतलब विस्पर, विस्पर। नंबर 2, अ कॉन्वर्जेशन विद अ फ्रेंड, कि सिर्फ मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ या पार्टनर से बात कर रही हूँ, ग्रुप में बात कर रही हूँ और लोगों को सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नंबर 3 इज प्रेजेंटेशन वॉइस, जो मैं यूज करके अभी ये वीडियो बना रही हूँ। वॉइस लेवल 4 इज आउटसाइड वॉइस, जो मैं बाहर यूज करूं। और 5 इज शाउट। मेरा बहुत मन था कि मैं आपको मॉडल आउट करके दिखाऊं वॉइस लेवल 4 और 5, लेकिन दिल्ली में आजकल इतनी ठंड है कि मेरी हिम्मत नहीं बनी कि मैं बाहर जाके ये शूट कर सकूं। नेवरदलेस बहुत जरूरी है बच्चों को बताना और समझाना कि वॉइस लेवल 4 और 5 क्लासरूम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है एट एनी कॉस्ट। डेसिबला एक बहुत ही अच्छा रीड अलाउड स्टोरी है जिसको यूज करके आप अपनी क्लासरूम में वॉइस लेवल सेटिंग करा सकते हैं। इसका रीड अलाउड यूट्यूब लिंक एज वेल एज बुक का Amazon लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगी। नंबर 3, मैं टीम्स बहुत सोच समझ के बनाती हूँ।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं हर बच्चे को अपनी क्लासरूम में समझूं, उनके स्ट्रेंथ्स, उनके एरियाज टू वर्क ऑन, नॉट जस्ट एकेडमिकली, सोशली, इमोशनली, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जानना, सो दैट मुझे समझ आए कि अगर मैं इस सेट ऑफ स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में रखूंगी तो क्या वो एक साथ काम करेंगे, क्या इस बच्चे का इस बच्चे के साथ रहने में कोई बेनिफिट होगा कि हार्म होगा, ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप इसके साथ थोड़ा खेलेंगे, थोड़ा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसकी वजह से भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं आपकी क्लासरूम में। इसके साथ साथ बहुत जरूरी है कि आप अपने टास्क और पर्पस पे भी ध्यान दें। आपके टास्क के हिसाब से भी ग्रुप बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए कि हर बच्चे अपने डिफरेंट लेवल के हिसाब से बैठें और लेवल के हिसाब से मैंने ग्रुप्स बांट दिए, तो मैं शायद सेम टास्क दूंगी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, तो मैं चाहूंगी कि हर एक ग्रुप में सब एक जैसे लेवल के बच्चे हों। हो सकता है मैंने एक दूसरी तरीके का टास्क डिजाइन किया जिसमें मुझे चाहिए कि डिफरेंट लेवल्स के बच्चे हों, डिफरेंट इंटरेस्ट्स और पर्सपेक्टिव्स के बच्चे हों, सो दैट एक दूसरे से वो सीख सकें। तो ये मुझे डायनामिक्स अपनी क्लासरूम का समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ही मैं समझूंगी तो मेरे ग्रुप्स और बेटर डिजाइंड होंगे। तो बेटर ग्रुप्स अगर मैं डिजाइन करूंगी तो क्रू वर्क ऑफ कोर्स बेटर ही निकलेगा। नंबर 4, मैं अपनी क्लासरूम में विजुअल क्यूज बहुत हाई रखती हूँ। मैं क्लासरूम में एंटर करते ही म्यूजिक चला देती हूँ, क्लास बोर्ड पे डायरेक्टली लिख देती हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है, मुझे क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शंस क्या है। उतनी देर में बच्चे रेडी हो जाते हैं अपनी क्लासरूम के लिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कम बोल सकूँ उतना कम बोलूँ। इवन वर्बली इंस्ट्रक्शन सेट करने के बावजूद बहुत ज़रूरी होता है कि मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस रिटन में कहीं तो डिस्प्ले पे लगा रखे हों। ये क्यों हेल्प करता है कि अब कई टीचर्स रिलेट करेंगे कि कितनी बार ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन सेट करके ख़त्म नहीं किया कि दूसरे बच्चे ने पूछा कि मैम क्या करना है, राइट। तो अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस विजुअली हमेशा एक ही जगह पे अवेलेबल हैं तो बच्चों को क्लासरूम में आदत हो जाएगी कि इवन इफ दे मिस द इंस्ट्रक्शन, हो जाता है, हमसे भी होता है, अगर उनसे मिस हो गया सुनने में इंस्ट्रक्शन, देन दे कैन सिंपली लुक एट द इंस्ट्रक्शन ऑन द बोर्ड एंड कैच अप। सिमिलरली सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं, अगर मुझे बच्चों से बात भी करनी होती है तो मैं कई बार सिंबल्स में बात करती हूँ। अगर एक बच्चे ने कुछ पॉइंट शेयर किया है और बच्चे उससे सहमत हैं तो हम क्लास में ऐसे करते हैं, दिस इज अ सिंबल दैट मीन्स कि आई थिंक द सेम एज यू। अगर डिसएग्री है तो करते हैं तो दे कैन यूज दिस सिंबल कि मैं आई हैव अ पॉइंट एंड आई वांट टू डिसएग्री। अगर मेरी क्लासरूम में बच्चों को वॉशरूम जाना होता है तो वो मुझे ऐसे W दिखाते हैं। तो ऐसे कई विजुअल क्यूज हैं या सिंबल्स हैं जो आप अपनी क्लासरूम में एक हैबिट बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चों से इंकरेज कर सकते हैं कि आप बताओ क्या सिंबल यूज करना है, और ये हैबिट में लाके एक कल्चर ऐसा बना सकते हैं कि कम से कम बात करने की जरूरत पड़े। नंबर 5, बच्चों के साथ अपना लेसन ऑब्जेक्टिव जरूर शेयर करें। हम टीचर्स को बहुत अच्छे से पता है कि एक लेसन प्लान के लिए अपना लेसन ऑब्जेक्टिव कितना ज़रूरी है। हम कुछ भी ऐसा करें जो हमारे लेसन ऑब्जेक्टिव को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वो शायद हमारी क्लास में वेस्ट हो सकता है। इसीलिए इस नॉट ओनली इज इट इम्पॉर्टेंट कि हम टीचर्स अपने प्लान में लेसन ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखें, बट हम अगर अपने बच्चों से भी कम्युनिकेट करते हैं कि आज के लेसन का ऑब्जेक्टिव ये है, तो उनके चांसेस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लास बहुत बढ़ जाता है। इसलिए मैं सिर्फ अपने कंटेंट के हिसाब से ही नहीं ऑब्जेक्टिव बनाती, मैं बिहेवियर के हिसाब से भी ऑब्जेक्टिव बनाती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि आज क्रू वर्क करना है तो मेरे ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ट्रायंगल्स जो कंटेंट है सिर्फ उसका नहीं रहेगा, बट कोलैबोरेशन और रिस्पेक्ट के हिसाब से भी एक टारगेट जरूर रहेगा, और वो डिस्प्ले पे रहेगा जिसके जो मैं बच्चों से कई बार अपनी नोटबुक में भी लिखवाऊंगी, और क्लास के दौरान भी मैं बीच बीच में उस टारगेट पे आती रहूंगी। अगर किसी बच्चे को रिमाइंडर की ज़रूरत है, अगर वो रिस्पेक्टफुली बात नहीं कर रहे अपने टीममेट से, तो मैं उनको रिमाइंड कराऊंगी आज क्लास का टारगेट ये है, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं।
और एंड में, क्लास के एंड में भी मैं जरूर इस टारगेट पे वापस आऊंगी और बच्चों से सेल्फ रिफ्लेक्शन कराऊंगी कि आप बताइए, अगेन विजुअल क्यू से, कि अपने फिंगर्स के थ्रू बताइए कि आपने कितना अच्छा किया इस टारगेट को अचीव करने के लिए। आपने बहुत मेहनत करी या बिल्कुल मेहनत करी, और आंख बंद करके बताइए कि सिर्फ मेरे और आपके बीच में है। सो ऐसे ऐसे छोटे विजुअल क्यूज और रिफ्लेक्शन ऑन द कल्चर टारगेट, द लर्निंग एज वेल एज कल्चर टारगेट। नंबर 6, मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि अगर मैंने ग्रुप वर्क और या थिंकिंग प्रॉम्प्ट दिया है ग्रुप में, यूजुअली मैं उनको थोड़ा टाइम देती हूँ कि वो खुद से लिख लें अपने थॉट्स, सो दैट ऐसा ना हो कि जब मैं ग्रुप में बात करने लगूँ मेरे पास कुछ बोलने के लिए ही ना हो। साइमल्टेनियसली इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मैंने ऐसा कुछ सिंपल सा टास्क ना दिया हो अपने क्लास को कि 2 बच्चों ने सेम चीज बोली और टास्क का एंड प्रोडक्ट निकल आया। तो फिर क्या होगा कि मेरे 5 के ग्रुप में बाकी 3 बच्चे बोर हो जाएंगे और उनके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपका टास्क एंगेजिंग हो, अगर आप अपना टास्क एंगेजिंग बनाते हैं तो उससे नॉट ओनली विल ऑल मेंबर्स बिकम एंगेज्ड इन द टास्क, बट उन सबकी एक दूसरे से भी लर्निंग होगी। 3-4 पर्सपेक्टिव अगर निकल के आए सेम बात पे तो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव से लोग सीख सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, पर अगर आप अपने टास्क, अपनी एक्टिविटीज को नेल कर ले तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। ऑल्सो बहुत बार ऐसे रिसर्च कर करके ये इवेंचुअली थोड़ा आसान हो ही जाता है। आपके बैक ऑफ द माइंड ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स रेडी रहते हैं कि कुछ टास्क देखते ही आपको दिमाग में आ जाते हैं, अच्छा ये यूज कर सकते हैं। तो इस यहां तक पहुंचने के लिए आपको नेक्स्ट टिप हेल्प करेगी। Number 7, last and final, but also one of the most important. Please be patient and stay consistent. इतने सालों की प्रैक्टिस, ट्रायल्स, टेस्टिंग, फेलियर, इन सब के बाद ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं आपके साथ ऐसे बैठ के बात कर सकती हूँ आज। बट मैंने ये जरूर सीख लिया है, एक ही चीज आप हमेशा करते रहेंगे तो वो आदत में बन जाएगा। बच्चे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि यही होगा, मैम क्लासरूम में एंटर करेंगी, यही सब करेंगी और और उनको भी मजा आने लगेगा। तो कई बार आप ऐसा भी नोटिस करेंगे कि एक दिन आपने ये सारे नॉर्म्स फॉलो करे और उसके बावजूद आपकी क्लास अच्छी नहीं गई, और कई बार ऐसा होगा आपने बेयरली एनी एफर्ट लिया और क्लास बहुत अच्छी चली गई। ये इसलिए होता है क्योंकि क्लासरूम में ऐसी बहुत चीजें होती हैं जिसकी वजह से क्लास अच्छी या बुरी जा सकती है। देयर आर मेनी फैक्टर्स एट प्ले। तो हम एजुकेटर्स का काम ही यही होता है कि सारे अदर फैक्टर्स को हम जितना हो सके उसका इफेक्ट कम करें, बट सो दैट हमारा इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग ज्यादा रहे। और ये तभी होगा जब हम अच्छी प्रैक्टिसेस लेके आएंगे क्लासरूम्स में, और अच्छी प्रैक्टिसेस तभी हम ला पाएंगे अगर हम रिफ्लेक्ट करें अपने प्रैक्टिस पे। अगर मेरी क्लास आज अच्छी गई तो मैं जरूर सोचूंगी मैंने क्या क्या ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से क्लासरूम आज अच्छी गई। अगर क्लास अच्छी नहीं गई तो मैं जरूर सोचूंगी कि कैसा मैंने क्या किया या मैं ऐसा क्या कर सकती थी जिसकी वजह से ये थोड़ा और बेटर हो सकता था। ये प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन ही मुझे अपने क्राफ्ट में थोड़ा और बेटर बनाता रहेगा, और ऐसे ही मैं अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करती रहूंगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ। दिस इज इट। थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो के एंड तक अभी भी हैं तो a big thank you from my heart for your time. It is very precious. I hope आपने कुछ तो सीखा इस वीडियो से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जितने आपके टीचर फ्रेंड्स हैं प्लीज उनके साथ शेयर करें, लाइक करें ये वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड और एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। मेरे और इस प्लेलिस्ट में, लर्न विद एमएलटी के प्लेलिस्ट में, प्लीज चेक आउट अदर वीडियोज एज वेल। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बार में नीचे दे दूंगी। प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें अगर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड आपके पास डाउट्स हो तो प्लीज बेझिझक आप पूछिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इंटरैक्ट विद यू। थैंक यू सो मच।